तो हमने देखा कि कोई भी सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, लोड कनेक्टेड होते हैं तो उसमें पावर लॉस होता है, चाहे उसको पावर लॉस को V इंटू आई कहो या आई स्क्वायर आर कहो या V स्क्वायर बाई आर कहो, पावर लॉस होता ही है। इसे ओमिक लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमिक लॉस। ये जो ओमिक्स लॉस होता है सर्किट में या पावर लॉस होता है, तो ये पावर लगातार मिलता कहाँ से है, सप्लाई कहाँ से होती है? तो देखो ये एक सिंपल सर्किट दिया गया है, आर को हम लोग क्या कहते हैं? लोड, ओमिक लोड है ये। तो इसी लोड के चलते हमारा पावर लॉस होता है, ओमिक लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो ये सप्लाई कहां से हो रहा है? तो देखो ये इसको सेल कहते हैं। इसी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये केमिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के और इस सर्किट में सप्लाई होती है करंट बन के। ठीक है, तो ये सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है और करंट प्रोड्यूस करके इसको लगातार पावर सप्लाई कर रहा है। ये हो गई सर्किट। तो ये हो गया प्लस टर्मिनल और ये हो गया माइनस टर्मिनल। तो प्लस टर्मिनल से करंट आता है, माइनस टर्मिनल में इन करता है। तो इसी केमिकल एनर्जी को चेंज होकर पावर सप्लाई देता है और लगातार पावर सप्लाई होते रहती है, जो कि लोड यूज करते रहता है और पावर लॉस होता रहता है। पावर बनता कहाँ है? बिजली बनती कहाँ है? जहां बिजली बनती है उसे पावर स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर स्टेशन कहते हैं। तो यह बिजली कोयले से भी बनती है, पानी से भी बन सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी बनती है और भी कई तरीके से बनती है, जैसे हवा से हो गया, टाइडल एनर्जी से हो गया, जियोथर्मल एनर्जी से हो गया, बहुत सारे तरीके से। अब तो वेस्ट मटेरियल से भी बिजली बनने लगी है। तो यदि ये कोल से बनती है, यदि ये एनर्जी कोयले से बनती है, कोल से बनती है, तो इसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट। यदि ये वाटर से बनती है, पानी से बनती है, तो इसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। और यदि ये न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, यदि ये न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से ही तो ज़्यादातर बनती है। ज़्यादा एनर्जी जितने बड़े बड़े देश है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है। उसमें यूरेनियम को रिएक्शन कराया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, और वो हीट पैदा करता है। इसी से तो न्यूक्लियर बम भी बनता है। इसीलिए कम डेवलप देशों को, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, भूखमरी ज़्यादा है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं दी जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी देने से वो बिजली नहीं बनाएगा, वो बम बना लेगा। बम बना देगा तो किसी को फेंक देगा तो बर्बाद हो जाएगा। अल्टीमेटली किसी भी चीज़ से बने, लेकिन पावर स्टेशन से क्या बना? बिजली बनी, बिजली सप्लाई हुई। ठीक है, तो ये कहाँ चली गई? एक ट्रांसफार्मर में चली गई। देखो, बिजली सप्लाई हुई तो इसे हमें पूरे देश में भेजना है। ठीक है, पूरे देश में भेजना है। तो पूरे देश में भेजना है तो उसको हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। अभी हमने देखा कि क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। यदि हम बिजली को भेजते हैं कहीं तो कंडक्टर में बिजली जाएगी, पावर जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर, तो लॉस भी तो होगा। लेकिन ऐसा देखा गया है, हम लोग आगे डिराइव भी करेंगे इस बात को, कि हाई वोल्टेज पे भेजने से बहुत कम लॉस होता है। इसीलिए हम लोग 23,000, 24,000, 33,000, 60,000, 63,000, 67,000 वोल्ट पे क्या करते हैं? पावर को भेजते हैं। तो यहां पे वोल्टेज इसका बढ़ाया जाता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया तो इसका वोल्टेज बढ़ गया। अब ये किसको दे दिया? पावर ग्रिड को दे दिया। ये एक बहुत बड़ा वायर का नेटवर्क होता है जिसे हम पावर ग्रिड कहते हैं। देखे होंगे, बहुत सबसे बड़े बड़े टावर खड़े होते हैं गांव में, खेतों में देखे होंगे। हाँ, ए शेप में, स्टार शेप में जो ग्रिड होते हैं बड़े बड़े, वो पावर ग्रिड होते हैं। हाँ, तो पावर स्टेशन का अलग सिस्टम है। इन्होंने बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया।
इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, पैदा किया, डेवलप किया, ठीक है, पावर स्टेशन वालों ने। हाई वोल्टेज करके उसको किसको बेच दिया, पावर ग्रिड को बेच दिया। अपना थोड़ा सा मुनाफा रख के पावर ग्रिड को क्या किया, सेल कर दिया। तो पावर ग्रिड अलग सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो पावर ग्रिड को बेच दिया। पावर ग्रिड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये बड़े बड़े टावर जो लगे होते हैं 33,000, 67,000, 63,000 वोल्ट पे, हाई वोल्ट पे, बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट पे है। तो पावर ग्रिड क्या करता है, पावर ग्रिड से स्टेट गवर्नमेंट खरीद लेती है, स्टेट गवर्नमेंट खरीद लेती है बिजली को, ठीक है। और यहां पे इनका वोल्टेज डाउन कर देती है, यहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देती है। तो वोल्टेज डाउन हो गया, इसे हम सब स्टेशन कहते हैं, सब स्टेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और तब स्टेट गवर्नमेंट, देखो ये स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी तो पावर ग्रिड कैसे बेचेगा, अपना कुछ फायदा रख के स्टेट गवर्नमेंट को बेच दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट में जैसी भी सरकार होगी अपनी फैसिलिटी के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार वो लोगों को सप्लाई करती है। तो यह सबके घर में बिजली आती है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पर ही हम पावर ग्रिड को क्यों देते हैं, क्योंकि पावर लॉस कम होता है, ठीक है। जितना वोल्टेज उतना कम लॉस। इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, पावर ग्रिड। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम। ट्रांसमिट किया जाता है मतलब इसको भेजा जाता है इलेक्ट्रिकल पावर को, कहां से, पावर स्टेशन से। अभी बताया ना पावर स्टेशन से होम को भेजा जाता है। एंड फैक्ट्रीज में भी भेजा जाता है। अब ये ध्यान रखना, होम में, घरों में सिंगल फेज सप्लाई जाती है 220 वोल्ट जाता है, और फैक्ट्रीज वगैरह में 3 फेज सप्लाई जाती है 440 वोल्ट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना कि घर में भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट ही भेजती है फैक्ट्रीज में। तो ये 440 वोल्ट भेजती है, 440 वोल्ट, और इसको 220 वोल्ट भेजती है। हमारे घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट, मतलब इसको 3 फेज सप्लाई जाता है, और हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई आता है। एक आर होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है और एक न्यूट्रल होता है। इसे फेज कहते हैं, फेज। और एन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल। और घरों में क्या आता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। एक फेज लाइन आती है और एक न्यूट्रल लाइन आती है। बता दिया ना, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बता दी 1 मिनट में। तो इलेक्ट्रिकल पावर कहां पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल पावर पैदा होता है, डेवलप होता है पावर स्टेशन में, और उसको ट्रांसमिट करके कहां भेजा जाता है, घर में या फैक्ट्री में। दोनों जगह काम होते रहते हैं ना। केबल, ट्रांसमिशन केबल के थ्रू भेजा जाता है, जिसे हम पावर ग्रिड कहते हैं। समझ में आया। पावर ग्रिड का तार पूरे देश में फैला हुआ है, और पूरा देश पावर ग्रिड से कनेक्टेड है। वो किसी एक स्टेट का नहीं है। और यदि स्टेट को पावर लेनी होगी तो वो ग्रिड को जो फायदा ग्रिड बोलेगा, जो रेट पे बोलेगा, उससे खरीदनी होगी। कि यदि करंट ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ हो गया, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या था हमारा, रो एल बाई ए। तो ज़्यादा लेंथ होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, तो इसको पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। फिर पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। जितना लंबा कंडक्टर उतना ज़्यादा रजिस्टर, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस और उतना ज़्यादा लॉस। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, पावर लॉस को मिनिमाइज करना है किसी भी तरीके से। हमें इस तरीके से भेजना है कि पावर लॉस मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि कंडक्टर के लेंथ को घटा नहीं सकते। क्लियर है। अब बिहार में बिजली बन रही है और हमें भेजना है बंगाल में, हमें भेजना है गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, दिल्ली में। तो क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ तो कम होगा नहीं, और हमें पावर लॉस भी मिनिमाइज करना है, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है।
तो हम लोग आगे यही पढ़ने वाले हैं कि इस पावर लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बिना कंडक्टर के लेंथ को घटाए। ये एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है R और इसे पावर कितना देना है P, हमें भेजना है इसको। तो एक ट्रांसमिशन केबल से ये कनेक्ट होगा, ट्रांसमिशन केबल से कनेक्ट हुआ, इसका रेजिस्टेंस कितना है RC, जो लॉस करेगा, पावर को लॉस करेगा, डिसिपेटेड इट फाइनली। यदि यहां पे वोल्टेज V है और करंट I है, ठीक है, तो यहां पे पावर कितना हो जाएगा V इंटू I। यहां पावर लॉस होगा ना कंडक्टर के थ्रू जिससे भेजेंगे, तो पावर लॉस, इसमें पावर लॉस इसको PC कहेंगे, क्या कहेंगे PC, पावर लॉस थ्रू ट्रांसमिशन केबल, ये रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल, ठीक है। कितना लॉस होगा ओमिक लॉस I स्क्वायर RC, ठीक है। अब जितना करंट जा रहा है उस करंट के अनुसार ही लॉस होगा ना, और रेजिस्टेंस किसका यूज करेंगे केबल का, क्योंकि पावर कांस्टेंट है ना। यहां P इक्वल्स टू V इंटू I है, तो I क्या हो जाएगा P बाई V, यही मेन चीज है। ये चीज तुमने समझ लिया तो डेरिवेशन हो जाएगा। I क्या हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज, इस I की वैल्यू को हम यहां रखते हैं P बाई V का स्क्वायर इंटू RC। मतलब PC फाइनली कितना हो गया P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। तो पावर लॉस जो हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे उसका पावर लॉस बहुत कम होगा, वोल्टेज के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। टू ड्राइव अ डिवाइस ऑफ पावर P डिवाइस को चलाने के लिए द पावर वेस्टेड इन द कनेक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द ट्रांसमिशन केबल फ्रॉम पावर स्टेशन आर हंड्रेड्स ऑफ माइल लॉन्ग, ट्रांसमिशन केबल तो बहुत लंबा होता है, एंड दियर रेजिस्टेंस RC इज कॉन्सिडरेबल, RC को कम नहीं कर सकते हैं। तो फिर पावर लॉस कम कैसे होगा, टू रिड्यूस पावर लॉस दीज वायर कैरी करंट एट इनॉर्मस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देते हैं, एंड दिस इज द रीजन एट हाई वोल्टेज डेंजर साइन ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स अ कॉमन साइट एज वी मूव अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। और इसीलिए पावर ग्रिड के जो टावर होते हैं उन पे डेंजर का साइन बना रहता है, लाल लाल हड्डियों का, देखो ना। और वो गांव से बाहर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, उनके पास इतना मैग्नेटिक पावर भी होता है, किसी को खींच भी सकते हैं, वो इतना वोल्टेज होता है। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सच अ वोल्टेज इज नॉट सेफ, तो इतना वोल्टेज पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरे एंड पे जहां पे यूज करना है एक डिवाइस लगाते हैं जो वोल्टेज को कम करती है, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को इतना कम कर देता है कि हमारे यूज करने के लिए वो सुटेबल हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे पावर P तो हमारे डिवाइस को यूज करना है तो इसको कम कर नहीं सकते, पावर P पहुंचाना ही है वहां। RC कंडक्टर बहुत लंबा है, ट्रांसमिशन केबल बहुत लंबा है, उसके रेजिस्टेंस को हम कम कर नहीं सकते, तो यह भी फिक्स है। यह भी कम होता तो पावर लॉस कम होता, लेकिन इसको भी कम नहीं कर सकते। तो हम किसको ज्यादा करेंगे, वोल्टेज को ज्यादा करेंगे तो पावर लॉस कम हो जाएगा, इसलिए बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक पावर को भेजा जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर को भेजा जाएगा तो जो हमारा होम है, जो हमारा घर है, इतने वोल्टेज को यूज नहीं करता है, इसे तो बस 220 वोल्ट चाहिए जी, और यहां पे हम लोग 60K मतलब 60,000 वोल्ट, 60,000 वोल्ट, 70,000 वोल्ट ऐसे भेजते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 70K वोल्ट को क्या कर देगा, 220 वोल्ट में बदल देगा, या 11 kV को। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है, और तब हम लोग उस पावर को लो वोल्टेज पे जितना हमें चाहिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर।
अब मान लो कि हमें किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी डिवाइस में 300 ओम का रजिस्टर चाहिए। अब हमारे पास 100 ओम के रजिस्टर है, 100 ओम, 100 ओम, 50 ओम, 50 ओम के रजिस्टर है। हमारे पास 300 ओम के रजिस्टर नहीं है, हमारे पास उससे छोटी वैल्यू का रजिस्टर है, या हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है, 600 ओम का रजिस्टर है, 600 ओम का रजिस्टर है, और हमें यूज कितना करना है, 300 ओम का रजिस्टर। तो हम इन रजिस्टर्स को अलग अलग तरीके से जोड़ के हम इस वैल्यू को पा सकते हैं। इन रजिस्टर को सीरीज में जोड़ के हम 300 ओम पा सकते हैं, या इनको पैरेलल में जोड़ के हम 300 ओम की रिक्वायर्ड वैल्यू को पा सकते हैं। तो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 टाइप के। एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। 300 मान लो रिक्वायर्ड है, और ये गिवन है, ये गिवन है। तो फर्स्ट में लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे समझेंगे कि रजिस्टर सीरीज में है कि नहीं है। तो एक रजिस्टर हमने लिया जिसकी वैल्यू है R1, ये हो गया एंड पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट। अब इसके एंड पॉइंट से दूसरा रजिस्टर जोड़ा जिसकी वैल्यू है R2, इसके एंड पॉइंट पर तीसरा रजिस्टर जोड़ा जिसकी वैल्यू है R3। ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें यदि बीच में हमने कोई रजिस्टर जोड़ दिया, ऐसे मान लो कोई R रेजिस्टेंस का रजिस्टर जोड़ दिया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाएगा। एंड पॉइंट पर एक ही रजिस्टर जुड़ना चाहिए। अब अगला रजिस्टर जुड़ेगा तो वो अगले के एंड पॉइंट पर जुड़ेगा, समझ रहे हो। तो R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर एंड टू एंड जुड़ेंगे, और एक एंड पर एक ही रजिस्टर जुड़ेगा। दूसरा पहचानने का क्या तरीका होता है कि मान लो कि यहां पर हमने I करंट दिया, तो ये I करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, यहां भी I करंट ही जाएगा, यहां भी I करंट ही जाएगा, और यहां भी I करंट ही जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। यदि हम यहां पे एक कॉम्बिनेशन और लगा देंगे तो करंट जाने के 2 रास्ते हो जाएंगे। तो एक करंट इधर से चला जाएगा, एक करंट इधर से चला जाएगा, तो I करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हमें डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमें सीरीज में कॉम्बिनेशन रखना है। एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टर का एंड, फिर दूसरे रजिस्टर का एंड तीसरे रजिस्टर के एंड से कनेक्ट होगा। अब ये I करंट तो सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप इनका अलग अलग होता है। वोल्टेज लॉस होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 होता है, यहाँ V2 होता है, यहाँ V3 होता है, ऐसे ही चलता जाता है मान लो। तो यहाँ पर ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, IR1। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, IR2। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, IR3। ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इन तीनों के बराबर वो अकेला रेजिस्टेंस प्रभाव डालेगा। ये तीनों मिल के जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं वो अकेला उतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इन तीनों को मिला के जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है, उतना उसका अकेले रीडिंग होगा, अकेले उतना रेजिस्टेंस होगा। उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो मान लो कि तीनों को मिला के वोल्टेज ड्रॉप या जितने भी कनेक्टेड है सीरीज में सबको मिला के वोल्टेज ड्रॉप V है। कितना है? V। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकेले इतना ड्रॉप कर रहा है तो करंट तो सेम होगा। तो IR इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। तो IR इक्विवेलेंट I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। I से I कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक ही वोल्टेज के बीच में बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हुए रहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सीरीज रजिस्टर की कुछ खामियां हैं, इसीलिए पैरेलल रजिस्टर आज के डेट में बहुत ज्यादा फेमस है। सीरीज रजिस्टर की क्या खामियां हैं? एक तो हमने वोल्टेज यहां से भेजा कुछ और मान लो हमारा लोड यहां पर भी है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज बहुत कम हो गया। दूसरा, बीच में कहीं से भी कोई भी लोड खराब हो गया, कोई भी रजिस्टर खराब हो गया, कोई भी वायर कट हो गया तो सारे के सारे लोड ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन से करंट फ्लो करना ही बंद कर देगा। इसीलिए हम लोग देखिए कि लरी लगाते हैं तो एक बल्ब खराब होता है तो सारा लाइट ही बंद हो जाता है दिवाली में। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक ही वोल्टेज के बीच में बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हुए रहते हैं। ये मान लो 2 रजिस्टर जुड़ा है, इस पे हम तीसरा रजिस्टर भी जोड़ सकते हैं, इस पे हम चौथा रजिस्टर भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से हम कई रजिस्टर जोड़ सकते हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक ही वोल्ट के बीच में जुड़ा हुआ रहता है, 2 पॉइंट के बीच में सारे कनेक्शन होते हैं? क्योंकि देखो ये मान लो कि +5 वोल्ट पे है ये टर्मिनल, और ये मान लो 0 वोल्ट पे है या -1 वोल्ट पे है मान लो, तो ये तो वायर शॉर्ट सर्किट है। तो ये सारे के सारे +5 वोल्ट +5 वोल्ट +5 वोल्ट +5 वोल्ट, और ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे -1 वोल्ट -1 वोल्ट -1 वोल्ट -1 वोल्ट। तो सारे के सारे रजिस्टर देखो +5 से -1 वोल्ट के बीच में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट है। एक तरफ से सबकी वोल्टेज सेम हो गया, इधर से एक तरफ से शॉर्ट है, समझेगा? तो इसमें क्या कहते हैं, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। ये मान लो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो इसमें करंट डिवाइड होता है। ये मान लो I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। ठीक है, मान लो यहां से I करंट दिया, तो I करंट डिवाइड होके और फिर यहां से मिलकर फिर से वापस I हो जाएगा। तो I करंट डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मान लो कि एक अकेला ऐसा रेजिस्टेंस है जो इन सबके इक्विवेलेंट है, सबके कॉम्बिनेशन के बराबर वो अकेला इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस V बाई R4 प्लस एंड सो ऑन। अब क्यों हमारे घर में सारे लोड पैरेलल चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखो एक लोड खराब भी हो गया तो उसमें करंट नहीं जाएगा, उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो करंट जाएगा।
वॉशिंग मशीन खराब हो गया, कोई बात नहीं, बाकी चल रहा है। फ्रिज खराब हो गया, कोई बात नहीं, बाकी चल रहा है। ट्यूबलाइट खराब हो गया, तुम्हारा हीटर खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा? बाकी तो चल रहे हैं। तो किस में है ये? पैरेलल में। क्लियर है? तो अब इसमें वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज कॉमन लेके काट दो। V बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? V कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस, ठीक है। तो वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 एंड सो ऑन। दो रजिस्टर वाले केस को याद रखेंगे। मान लो कि एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, R1 और R2, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम लेकर ऐड करो, R1 R2 एलसीएम हो गया, R2 प्लस R1, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना आया? R1 प्लस R2, इधर का उधर कर दो, कम्यूटेटिव लो, अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 इंटू R2। अब दोनों को रिवर्स कर दो, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको याद रखना। यहाँ से क्या गया? I, और यहाँ क्या हो गया? ये I1, और यहाँ क्या हो गया? I2। ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3, ठीक है। तो इसको पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो ये किस में है? पैरेलल में है। तो अभी तो यही दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे कैसे? इसीलिए दो पैरेलल वाला फॉर्मूला याद करवाए थे। ये हो गया R1, और यहां पे क्या लगा देंगे हम? RP लगा देंगे, मान लो R पैरेलल, ठीक है। इन दोनों के बराबर अकेला इसको लगा देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी इन दोनों को सॉल्व करके? RP की वैल्यू कितनी होगी? R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। दो वाला याद करवाए थे ना, तो यहां से RP की वैल्यू आ गई। ये दोनों मिलके, दो रजिस्टर मिलके ये एक रजिस्टर हो गए। अब ये प्लस कर देंगे, सीरीज सॉल्व कर देंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस RP